नमस्कार दोस्तों। आज मैं जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृद्धि में अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी। इसमें अध्याय का नाम है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। इसमें मूल्य किसे कहते हैं? तो मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उनके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। अगला है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य वे मूल्य, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। संवैधानिक मूल्यों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता आदि जैसे तत्व का विश्लेषण करके मानवता की रक्षा का प्रयास किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उनके आदर्श मूल्य। इसमें होगा संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण संविधान के स्वरूप का व्यक्त कर देता है। प्रस्तावना से प्रयुक्त हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और यह संविधान जनता के द्वारा और जनता के लिए निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। तो संप्रभुता का अर्थ है कि कोई राष्ट्र बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपनी आंतरिक व विदेश नीति को तय कर सकता है। भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है। यह राष्ट्र हित में सभी प्रकार के फैसलों को ले सकता है। भारत के नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखें। दूसरा है स्वतंत्रता। इसमें है स्वतंत्रता एक राजनीतिक दर्शन है। इसका अर्थ है कि कोई देश या राष्ट्र बिना किसी हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सकता है। हमारा देश भारत भी 15 अगस्त 1947 से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तीसरा है समानता। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग के पास समान अधिकार या प्रतिष्ठा है। 4 है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक व संवैधानिक सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के बीच समानता तथा राज्य द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें है सभी धर्मों के बीच समानता, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं, सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म पालन, प्रचार व प्रसार की आज़ादी, राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है, और सामाजिक न्याय। आगे है सामाजिक न्याय के मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला हेडिंग है मानवीय मूल्य। इसमें है मानवीय मूल्य वे लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है मूल्यों के आयाम। तो मूल्यों के 3 आयाम होते हैं। पहला कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, संपत्ति, न्याय आदि से संबंधित होते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता विषयक होते हैं। 3 है जैविक मूल्य। तो जैविक मूल्य हो जाएगा जैविक मूल्य जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें भी साधन, बाह्य या क्रियात्मक मूल्य कहा जाता है। अगला है मानवीय मूल्य का महत्व। तो मानवीय मूल्य का क्या महत्व है? तो मानवीय मूल्यों के महत्व को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है इसमें मानवीय मूल्य किसी भी व्यक्ति या समूह या समुदाय या राष्ट्र के विकास में सहायक है। मानवीय मूल्य एक स्वस्थ
लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। मानवीय मूल्यों के द्वारा सामाजिक क्रिया आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। मानवीय मूल्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अगला है साध्य मूल्य। साध्य मूल्य क्या होता है? तो साध्य मूल्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें मनुष्य तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति के आचरण में अंतर्निष्ठ होते हैं। अगला है साधन मूल्य। इसमें होगा साधन मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज उन्नत करने के साधन के रूप में स्वीकार करता है। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, पेशा, परिस्थिति आदि साधन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। मानव जीवन में मूल्यों का महत्व। तो मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है? किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं आधारों पर अच्छा बुरा सही गलत की परख की जाती है। मनुष्य के जीवन की पहली पाठशाला परिवार को माना जाता है। मनुष्य परिवार के मूल्यों को ग्रहण कर समाज में कदम रखता है। मानव की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह मूल्यों के महत्व को समझे और ईमानदारी से परिश्रम करे। आगे है 1 मिनट। मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। इसमें है शिक्षण संस्थान मानवीय मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों द्वारा दिए गए योगदान को 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला है आधारभूत शिक्षा के स्तर और दूसरा है उच्च शिक्षा के स्तर। अगला है इसमें आधारभूत शिक्षा के स्तर पर मूल्यों का प्रभाव अधिक होता है, जबकि उच्च शिक्षण संस्थान प्रायोगिक मूल्यों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, नैतिक शिक्षा का प्रभाव भी मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक है। इस प्रक्रिया में अध्यापक व छात्र समूह भी अहम योगदान देते हैं। अगला है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्य परकता की आवश्यकता। तो आगे है इसमें शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षते उपादीयते विद्यामया सा शिक्षा से है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञान का उपादान किया जाए वह शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य को नैतिक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला है। ऐसे में मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था समय की जरूरत है। वर्तमान में शिक्षा में मानव मूल्यों को बढ़ाने वाली भारी भरकम शब्दावली का बोझ तो है, लेकिन नैतिक मूल्यों के धरातल पर अवतरित होने के लिए शब्दावलियाँ काफ़ी नहीं हैं। शिक्षा केवल अनुशासन देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मविवेक देने के लिए भी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य में जो संपूर्णता सुप्त रूप से विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शक्तियों को विकसित एवं अनुशासित करने का है। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होते हैं। तथ्य है, इसमें तथ्य देख लेते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन है। ये अर्बन का है। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? इसमें है सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। आगे है बालकों में मूल्यों का विकास किस क्रिया द्वारा होता है? यह हो जाएगा पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रिया द्वारा। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? यह हो जाएगा विश्वविद्यालय स्तर पर। अगला है मूल्य क्या है? तो मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है।
भारतीय मनीषियों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा पुरुषार्थ। अगला है गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? इसमें है सत्य, धर्म और स्वाध्याय। आगे है किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उनके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है, यह कथन है। यह है गुरुवेकर महोदय का। अगला है उपयोगिता, सौदेश्यता, उपयुक्तता तत्व निहित है। ये सब शैक्षिक मूल्य में निहित है। अर्थ और काम को मूल्य मानता है। तो ये हो जाएगा चार्वाक दर्शन। इच्छाओं का जन्म कब होता है? तो मानव शरीर के साथ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? तो संसाधन जुटाता है। कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? तो ये हो जाएगा चार्वाक दर्शन। आगे है मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मूल्य शब्द लैटिन शब्द वैलेयर से हुई है। अगला है लैटिन शब्द वैलेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ उपयोगिता होता है। रॉबिन मैरो ने विद्यालयों में मूल्य विकास के कितने आधार बताए हैं? तो इन्होंने 2 आधार बताए हैं। पहला है विद्यालय का समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण स्वस्थ वातावरण। दूसरा है शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। अगला है मूल्य अधिगम की प्रभावी विधियाँ क्या है? तो अंतरीकरण तथा सामाजिकरण। अगला है संविधान की किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है संवैधानिक मूल्यों से क्या आशय है? तो संवैधानिक मूल्यों से क्या आशय है? तो संविधान में नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, जिसे NCERT भी बोलते हैं, कि इस पुस्तक में मानवीयता को दर्ज किया गया है। ये इसमें हो जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। आगे है मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या है, तो मूल्यों की संख्या 5 हो जाएगी। आगे है मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टि से 5 होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा है सृजनात्मक सोच, तीसरा है तथ्य परखता, 4 है ज्ञान के प्रति उत्सुकता और 5 है तर्कयुक्तता। आगे है मानवीय मूल्य नैतिक के आधार पर है, क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आदर्श आधार पर व्यक्ति का होता है। यह हो जाएगा सामाजिकरण। स्पेंगर के आधार पर आधारभूत मूल्यों की संख्या कितनी है? तो ये 6 होती है। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता है, इसके रचयिता प्रो जिरमन है। आगे है मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। समाज शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्यशील रहता है। इसमें हो जाएगा सदस्यों में ज्ञान, कौशल और आदर्श। आगे है वैश्विक मूल्य की संख्या है, तो वैश्विक मूल्य की संख्या 4 होती है। संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य हैं 2। संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य कौन से हैं? समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करना। दूसरा है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। आगे है संवैधानिक मूल्य प्रजातंत्र से क्या आशय है? तो जनता द्वारा जनता के लिए चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के रूप में संगठित संस्था की आदर्श प्रतिमान। अगला है
संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? तो संवैधानिक मूल्य में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की स्वयं की गरिमा। स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। आगे है संवैधानिक मूल्य समानता से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? तो जहाँ समाज में सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? यह अनुच्छेद धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करता। आगे है गृहस्थ जीवन जीने के लिए किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? तो सत्य, धर्म और स्वाध्याय। अगला है साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है। ये हो जाएगा चार्वाक दर्शन। मूल्य संबंधित भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक मूल्य है तो ये हो जाएगा मोक्ष। भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य है। भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य धर्म, अर्थ और काम हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस भाग में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? तो यह जाएगा प्रस्तावना। मानवीय मूल्य है तो मानवीय मूल्य ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन आदि। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य है तो प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति। मूल्य परक शिक्षा की विशेषताएं हैं। इसमें पहला है भाईचारे की भावना का विकास, दूसरा है अनुभूति, चिंतन एवं मनन की शक्ति, 3 है बालक या व्यक्ति स्वयं को समझता है। मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका होती है तो यह जाएगा प्रत्यक्ष। बालकों में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम होता है माता पिता से। मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्य और परायणता आदि का समावेशन हो। अगला है वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए तो मूल्य परक पाठ्यक्रम। मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका, इससे मानव में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। आगे है सरकार ने मानवीय मूल्य के विकास के लिए नीति अपनाई है तो कौन सी नीति अपनाई? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी ये सन 1986 ईस्वी में। नैतिक मूल्य का थैला की संज्ञा दी गई है तो भारतीय संविधान को। बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कितने हैं? तो सहायक तत्व 4 होते हैं। बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व 4 होते हैं। पहला है परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज। क्या हो जाएगा? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज। अगला है मूल्य ह्रास के कारण है। इसमें हो जाएगा एकल परिवार, युवा पीढ़ी में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, अहंकार एवं स्वार्थी होना, विवेक एवं बुद्धि का संकुचन। अगला है मूल्य ह्रास से समाज पर प्रभाव पड़ता है। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालक संस्कारी होते हैं तो मूल्य वृद्धि के कारण बालक में नैतिक मूल्य उत्पन्न करता है तो अनुशासन। अनुशासनहीनता बालक में दिखाती है तो मूल्य ह्रास। समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता दिखाता है तो यह जाएगा मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न, यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसका है? ये विचार अर्बन का है। अगला प्रश्न है शिक्षा संस्थाओं में किन किन मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है? तो इसमें हो जाएगा लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक न्याय का मूल्य, आर्थिक न्याय का मूल्य, धार्मिक न्याय तथा भ्रातृत्व का मूल्य, वसुधैव कुटुंबकम का मूल्य। आगे है NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय
मूल्यों को स्वीकार किया है। तो इसमें हो जाएगा सफाई एवं सच्चाई, दूसरा श्रम, 3 है समानता एवं सहयोग, 4 है बंधुत्व एवं भाईचारा। अगला प्रश्न है बालकों में मूल्यों का विकास किस क्रियाओं द्वारा होता है? तो बालकों में मूल्यों का विकास पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वाभाविक रूप से होता है। अगला प्रश्न है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक होती है, अन्यथा समाज में जाकर वे अपना बौद्धिक जनमत नहीं बना सकेंगे। अगला प्रश्न है मूल्य क्या है? तो मूल्य क्या है? तो मूल्य वे मानदंड है जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मनीषियों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भारतीय मनीषियों ने मूल्यों के लिए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। गृहस्थ जीवन के लिए किन किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? तो गृहस्थ जीवन के लिए सत्य, धर्म और स्वाध्याय का पालन आवश्यक है। अगला प्रश्न है किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उनके बोध का बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है, यह कथन किसका है? यह है बुरवेकर महोदय का। अगला है शैक्षिक मूल्य में कौन कौन से तत्व निहित हैं? तो शैक्षिक मूल्य में निम्न तत्व हैं। पहला है उपयोगिता, 2 है स्वदेश्यता और 3 है उपयुक्तता। अगला है चार्वाक दर्शन मूल्य मानता है। तो चार्वाक दर्शन अर्थ और काम को मूल्य मानता है। अगला है इच्छाओं का जन्म कब होता है? तो इच्छाओं का जन्म मानव शरीर के साथ होता है। अगला प्रश्न है इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या प्रयास करता है? तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संसाधन जुटाता है। कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? दिया जाएगा चार्वाक दर्शन। अगला है साध्य को सैदव सुख मानने वाला दर्शन कौन है? तो साध्य को सैदव सुख मानने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन है। आगे है मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलेयर से हुई है, जिसका अर्थ योग्यता या महत्व है। अगला प्रश्न है मूल्य संबंधित भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसमें है भारतीय मूल्य, इसमें 2 है लौकिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। लौकिक मूल्य के 3 भाग हैं धर्म, अर्थ और काम, और आध्यात्मिक मूल्य का मोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। अगला है मानवीय मूल्य कौन कौन है? तो मानवीय मूल्य ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, निस्वार्थता, समभाव, मन, वचन, कर्म की एकता आदि। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य इसमें है प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, व्यक्ति की गरिमा, विचार, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है मूल्यपरक शिक्षा की क्या विशेषता है? तो मूल्यपरक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषता है बालक या व्यक्ति स्वयं को समझता है, बालक या व्यक्ति को अपनी कर्तव्य एवं प्राथमिकता का बोध होता है, भाईचारे की भावना का विकास होता है, अपने स्वयं तथा समाज या देश के लिए ईमानदारी एवं समभाव की प्रवृत्ति पैदा होती है, अनुभूति, चिंतन एवं मनन की शक्ति का विकास। अगला प्रश्न है मूल्यों का विकास शिक्षक द्वारा कैसे किया जा सकता है? तो मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी या छात्र को अधिक से अधिक अनुभव से जोड़ना, विद्यालय में महापुरुषों की जयंतियाँ एवं धार्मिक उत्सव का आयोजन, विद्यालय में समय समय पर भाषण, संगोष्ठी निर्देशन
ट्यूटोरियल आदि का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षक का स्वयं का आचरण उत्तम होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र का आदर्श उसका शिक्षक ही होता है। अगला है, बालक में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है? इसमें हो जाएगा, बालक में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम अपनी माता पिता से प्रारंभ होता है, अतः माता पिता का व्यवहार मूल्यों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र में सत्य, सहयोग, कर्तव्यपरायणता आदि का विकास हो। इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी विषय को बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो राष्ट्र और समाज के विकास के लिए शिक्षा की प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा मानव में शिवत्व, जिसे बोलते हैं रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा मानवीय मूल्यों के विकास में क्या नीति अपनाई गई है? तो सरकार द्वारा मानवीय मूल्यों के विकास हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों के विकास के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया पुनः अभिविन्यास किया जाए तथा युवकों को यह महसूस कराया जाए कि किस तरह से वह शोषण एवं असुरक्षा को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्यों का थैला नैतिक मूल्यों का थैला की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला की संज्ञा दी गई है। अगला है, बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? तो बालकों में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व हैं परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज। अगला है, मूल्य ह्रास के क्या कारण हैं? तो मूल्य ह्रास के कारण हो सकता है एकल परिवार, पश्चिमीकरण, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, आर्थिक कारण, राग द्वेष, शोक, ईर्ष्या, हर्ष की लालसा। अगला है, मूल्य ह्रास के क्या प्रभाव हैं? तो मूल्य ह्रास के प्रभाव पारिवारिक विघटन, युवा पीढ़ी में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता, अहंकार एवं स्वार्थी होने की प्रवृत्ति, विवेक एवं बुद्धि का संकुचन। अगला प्रश्न है, नहीं, यहाँ से आपका अध्याय 5 है ये, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था की प्रभावी प्रयोग। इसमें है, पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है। पुरस्कार प्राप्त करके मनुष्य को सुखानुभूति और गौरव की अनुभूति होती है और वह अनुभूति से प्रेरित होकर अच्छी तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। हरलाख के अनुसार हो जाएगा, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। थॉमसन के अनुसार होगा, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। रायबर्न के अनुसार होगा, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। अगला हेडिंग है, पुरस्कार के प्रकार। तो पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक पुरस्कार, इसके अंतर्गत भेंट, पुस्तकें, लिखने पढ़ने की सामग्री, अन्य वस्तुएं आ जाती हैं। दूसरा है सामाजिक या आध्यात्मिक पुरस्कार, इसके अंतर्गत पद विशेष के लिए चुनाव, पदोन्नति, प्रशंसा, सम्मान सूचक उपाधि तथा सम्मान सूचक प्रमाण पत्र आते हैं। अधिक सरल रूप में पुरस्कार को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है मूर्त और अमूर्त।
मूर्त क्या होता है? मूर्त पुरस्कार निम्नलिखित निम्नांकित हैं: प्रमाण पत्र, प्रगति पत्र, छात्रवृत्ति, अन्य उपयोगी वस्तुएं, सम्मानित पद, मेडल, कप और शील्ड। अमूर्त पुरस्कार निम्नलिखित है: प्रशंसा, छात्र के प्रति कृपा दृष्टि होना। अगला है पुरस्कार देने से लाभ। तो पुरस्कार देने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसमें हो जाएगा पुरस्कार प्राप्त करने की आनंदपूर्ण अनुभूति के साथ पढ़ने या किसी कार्य को सहजर स्थापित हो जाने पर छात्र अधिक रुचि और उत्साह से पढ़ने का कार्य करते हैं। अध्यापकों, माता पिता तथा अभिभावकों को प्रसन्नता होती है। पुरस्कृत छात्रों द्वारा विद्यालय का नाम भी ऊपर उठता है। पुरस्कार एक प्रेरक के रूप में विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाए रखता है। अगला है पुरस्कार से हानियाँ। तो पुरस्कार से हानियाँ हो जाएगा छात्रों के मन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्थान पर पुरस्कार पाने की भावना प्रबल हो जाती है। पुरस्कार पाने के लालच में भी अवांछनीय युक्तियों तरीकों का उपयोग करते हैं। पुरस्कार द्वारा केवल योग्य छात्र ही प्रभावित होते हैं। दूसरे छात्रों में निराशा की भावना पैदा होती है। छात्र परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अध्ययन के लिए या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है। आगे है दंड। तो दंड किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा दंड एक निषेधात्मक प्रेरणा है जिसका उद्देश्य किसी कार्य विशेष के प्रति निषेध करना होता है। दंड से भय उत्पन्न किया जा सकता है। जिस प्रकार पुरस्कार प्राप्त करके बालक को सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, उसी प्रकार दंड प्राप्त करके बालक दुख की अनुभूति करता है। दुखदायी परिस्थिति का अर्थ उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कष्टप्रद स्थिति में रखता है। दंड का भय एक तीव्र प्रेरणा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुचित कार्यों में विमुख करने के लिए बालक को दंड दिया जाता है। दंड के भय से बालक अनुचित कार्यों तथा अपराधों को करने का साहस नहीं कर पाता। थॉमसन के अनुसार दंड क्या है? तो दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुख भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। और अगले हैं रोसिक तथा अन्य के अनुसार, तो दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। दंड के प्रकार। तो दंड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा शारीरिक दंड, मानसिक श्रम का दंड, आर्थिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, सामाजिक दंड और वैधानिक दंड। 6 दंड हो गए। इसमें पहला है शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड में आ जाएगा शारीरिक दंड का उपयोग नवीन शिक्षा प्रणाली तथा मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में किया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे। इस प्रकार के दंड के अंतर्गत मुर्गा बनाना, वेत मारना, कान ऐंठना, पेड़ पर हाथ पैर बांध कर लटका देना आदि आते हैं। आज इस प्रकार की शारीरिक दंड को अमानुषिक घोषित कर दिया गया है। आज के प्रगतिशील देशों में विद्यालयों में इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शारीरिक दंड देने का विरोध किया है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक दंड दिया जा सकता है। अगला दूसरा है आर्थिक दंड। तो विद्यालय में छात्रों को कई कारणों से आर्थिक दंड दिया जा सकता है, जैसे विद्यालय में या कक्षा में अनुपस्थिति रहना, कक्षा का कार्य पूरा न करना, विद्यालय में उद्दंडता दिखाना आदि। इस प्रकार की दंड का प्रभाव छात्रों पर नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक दंड में पैसा अभिभावकों को देना पड़ता है। इस दंड का समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव अभिभावकों पर पड़ता है। अगला है सामाजिक
दंड। तो सामाजिक दंड में हो जाएगा सामाजिक दंड अधिक प्रभावशाली होता है। इस प्रकार के दंड से छात्र को दूसरे के सामने लज्जित किया जाता है, जैसे कक्षा से बाहर निकाल देना, कक्षा में सबसे पीछे बैठाना, कक्षा के सब छात्रों से अपराधी छात्र से बातचीत करने के लिए मना कर देना, खेल कूद में भाग न लेने देना आदि। अगला है चौथा है मानसिक श्रम का दंड। तो इसमें हो जाएगा इस प्रकार के दंड में छात्रों से मानसिक परिश्रम कराया जाता है। यदि बालक गृह कार्य नहीं करके लाता है तो उससे अवकाश के समय में या विद्यालय बंद होने के बाद रोककर उस कार्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है। यदि बालक लिखने में अशुद्धि करता है तो उसे 100 बार लिखने को कहा जाता है आदि जैसी सजाएं दी जाती हैं। अगला पांचवा है मनोवैज्ञानिक दंड। तो मनोवैज्ञानिक दंड का संबंध भावनाओं से होता है। इसके अंतर्गत डांटना, फटकारना, झिड़कना, बुराई करना, अपमानित करना, आचरण के अंक काट लेना, अवकाश के समय काम कराना, बेंच पर खड़ा कर देना, भयभीत करना, सुविधाओं से वंचित करना आदि आते हैं। वैधानिक दंड में हो जाएगा आजकल कुछ विद्यार्थी प्रायः इस प्रकार का अपराध करने लगते हैं जिससे कि कभी कभी कानून की शरण भी लेनी पड़ती है। दंड के लाभ। तो दंड के कौन कौन से लाभ है? तो ये हो जाएगा दंड से सुधार होता है, दंड देने से अपराधों में कमी होती है, दंड अनुशासन स्थापित करने में सहायता देता है, दंड के परिणाम को समझ लेने पर बालक स्वयं अपना सुधार करने का प्रयत्न करता है। दंड से हानियाँ। तो दंड देने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? इसमें है दंड का संबंध भय संवेग से होता है। दंड के भय से बालक का संवेगात्मक संतुलन ठीक नहीं रहता, जिससे उसके बौद्धिक विकास में बाधा पड़ती है। दंड देने से कुछ बालक अभ्यस्त हो जाते हैं और उन पर दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दंड का प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। दंड के भय से बालक थोड़ी देर तो ठीक रहते हैं और उनके बाद फिर से वे उसी प्रकार का अपराध करते हैं। दंड के कारण दंड देने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मन में प्रतिशोध की भावना बनी रहती है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है। तो हो जाएगा हर लाख। बालक के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है तो प्रशंसा तथा योग्यता। पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य हैं तो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सीखने में पुरस्कार का योगदान है। प्रबल प्रेरक के रूप में पुरस्कार का लाभ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बात है पक्षपात। पुरस्कार है तो बाह्य साधन। पुरस्कार सहायक होती है पुनर्वलन में। आगे है पुरस्कार का अभिप्रेरणा में स्थान है तो व्यवहार को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है प्रोत्साहन या पुरस्कार। बालक के व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है तो पुरस्कार से। नवीन व्यवहार अर्जन के लिए प्रेरक है पुरस्कार। पुरस्कृत होने पर व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। तो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान। पुरस्कार देना चाहिए पदक एवं प्रमाण पत्र के रूप में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान बारंबारता बढ़ जाती है पुरस्कार से। ये आपका क्लियर नहीं दिख रहा है। रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होती है पुरस्कार द्वारा। उपलब्धि का निष्पत्ति बढ़ती है। ये हो जाएगा पुरस्कार देने से। आगे है
थार्नाडाइक के नियम। तो थार्नाडाइक ने 3 नियम दिए थे। तैयारी का नियम है थार्नाडाइक का, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों थार्नाडाइक के नियम हैं। सीखने में तैयारी का नियम संबंधित है तो पुरस्कार से, पुरस्कार देने से प्रबल होता है अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम सीखने में सहायक है पुरस्कार के द्वारा। पुरस्कार है तो प्रेरणा प्रदान करने का साधन। पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह कथन है तो हरलाख महोदय का। प्रेरणा प्रदान किया जाता है पुरस्कार देकर। पुरस्कार द्वारा उत्पन्न होता है कार्यों में रुचि। पुरस्कार से बढ़ाया जा सकता है बालक में कार्य करने की क्षमता। पुरस्कार है तो बाह्य प्रेरक, पंक्ति पुंज चालक या प्रेरता के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्वलित करना है तो ये पुरस्कार हो जाएगा। पुरस्कार पुनर्वलित करता है तो व्यक्ति के व्यवहार को। अच्छे कार्यों की पुनरावृत्ति होती है पुरस्कार देकर। पुरस्कार साधन है व्यवहार परिमार्जन का। पुरस्कार का साधन है प्रशंसा, पदक और उपाधि। अभिक्रमित अनुदेशन प्रभावी होता है तो हो जाएगा पुरस्कार द्वारा। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं तो स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है क्रम से सीखना। अभिक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार मिलता है उत्तर के रूप में। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार से वृद्धि होती है तो छात्र के कार्य करने की क्षमता का। अभिक्रमित अनुदेशन है तो सीखने की सरल विधि। अभिक्रमित अनुदेशन से पुनरावृत्ति होती है तो यह जाएगा अभ्यास की। पुरस्कार द्योतक है तो यह जाएगा शिक्षक एवं छात्र के मध्य सामंजस्य का। पुरस्कार देना चाहिए तो अर्जित योग्यता के लिए। पुरस्कार नहीं देना चाहिए साधारण एवं जन्मजात कार्यों के लिए। विद्यालय में पुरस्कार देने का उद्देश्य है तो अनुशासन की स्थापना। बालक की सार्वजनिक प्रशंसा है पुरस्कार। पुरस्कार देते समय पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन है ये थॉमसन महोदय का है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है ये दंड के उद्देश्य हैं तो दंड का उद्देश्य हो जाएगा प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य, परिणाम का बोधक कराने का उद्देश्य। सुधारात्मक उद्देश्य क्या है तो अवांछनीय कार्य में सुधार करना। प्रतिरोधात्मक उद्देश्य क्या है तो अवांछनीय कार्य को रोकना। परिणाम का बोध कराने का संबंध है तो हो जाएगा दंड से। प्रतिशोधात्मक उद्देश्य किसका है तो दंड का। सीखने में दंड का स्थान है। त्रुटियों में सुधार करना, बुरी आदतों से बचाव होता है दंड के माध्यम से। दंड माध्यम है तो सीखने के प्रति जागरूक बनाना दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य है तो यह जाएगा सुधारात्मक उद्देश्य। आगे है दंड देना चाहिए तो दंड देना चाहिए तो इसमें हो जाएगा अपराध के अनुरूप। क्या हो जाएगा दंड अपराध के अनुरूप। आगे है दंड के समय अध्यापक को रहना चाहिए तो गंभीर मुद्रा में। दंड से बचना चाहिए कठोर एवं दमनात्मक। बालक को नहीं देना चाहिए तो बालक को कठोर एवं दमनात्मक दंड नहीं देना चाहिए। आगे है दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो यह कथन है ये है सेनथा महोदय का। वर्तमान परिवेश में दंड है तो ये हो जाएगा सुधारात्मक विधान। दंड से लाभ है त्रुटियों में सुधार, बुरी आदतें छुड़ाने में सहायक, अनुशासन स्थापना में सहायक। त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है दंड देकर।
बुरी आदतों से बालक को बचाया जा सकता है सामान्य दंड से। दंड सहायक है अनुशासन स्थापना में। दंड से हानियां हैं प्रतिशोध की भावना का विकास, व्यवहार पर वित्तीय प्रभाव पड़ना और संवेगात्मक असंतुलन। दंड देने से विकसित होता है तो प्रतिशोध की भावना। दंड का बालक पर प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर विपरीत प्रभाव। दंड देने से बिगड़ता है संवेगात्मक संतुलन। दंड से बालक त्याग करता है अवांछनीय कार्य का। प्रेरणा में दंड सहायक है वांछित व्यवहार की ओर अग्रसर होने से। दंड से बालक प्रेरित होता है तो ये हो जाएगा वांछित व्यवहार का त्याग करने से। दंड मुक्त हो बचपन लोगों है तो शिक्षा के अधिकार का। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था। कानून कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। दंड मुक्त शिक्षा का उद्देश्य है तो बालक पाठशाला त्यागी न हो। दंड प्रबल है तो हो जाएगा सकारात्मक। क्रोध की स्थिति में दंड देने पर बालक पाठशाला से पलायन कर जाते हैं। आगे है बालक पाठशाला त्यागी हो जाते हैं तो कब होते हैं? तो दंडात्मक दंड देने से। दंड देने से प्रभाव होता है तो अध्यापक के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न होती है। परिणाम अस्थायी होता है कठोर दंड देने से। बालक के दंड ग्रहण करने से बालक का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। दंड आवश्यक है बालक के प्रगति में। अपराध को रोका जा सकता है दंड के माध्यम से। किशोर अपचार या अपराध की उम्र है तो वो 7 से 17 वर्ष। 7 से 17 वर्ष तक किशोर में अपराध करने की भावना अधिक होती है। दंड से बालक अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो ये हो जाएगा दंड देकर। पुरस्कार एवं दंड में समानता है, दोनों का एक उद्देश्य होना। दंड है तो ये बाह्य प्रेरक। अपराध के कारक है संवेगात्मक संतुलन। बाल अपराध रोकने का उपाय है किशोर गृह में रखना। आगे है व्यक्तिगत परिवार कारक है तो अपराध बढ़ाने में। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव होता है माता पिता का। माता पिता का चरित्र होना चाहिए उत्तम एवं आदर्श। बालक अनुसरण करता है तो वो माता पिता का। यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं तो इसमें प्रश्न है पुरस्कार की परिभाषा लिखिए। तो हरलाख के अनुसार पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार प्रदान करने के 4 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें 4 हैं अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करना, अनुशासन बनाए रखना, कार्यों के प्रति रुचि एवं उत्साह पैदा करना। अगला प्रश्न है सीखने में पुरस्कार का क्या स्थान है? तो सीखने में पुरस्कार प्रबल प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पुरस्कार का एक प्रमुख लाभ बताइए। तो पुरस्कार व्यवस्था में से बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पुरस्कार देते समय ध्यान में रखने योग्य आवश्यक बातें क्या हैं? तो पुरस्कार प्रदान करने में किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगला है दंड की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो थॉमसन के अनुसार दंड एक प्रधान है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला है दंड के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो हो जाएगा प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य और परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य। अगला है
सीखने में दंड का क्या स्थान है? तो सीखने में दंड के प्रावधान में त्रुटियों में सुधार होता है, अनुशासन बना रहता है, बुरी आदतों से बचाव होता है, सीखने की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बनाया जा सकता है। आपके विचार में दंड कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम उद्देश्य हो जाएगा सुधारात्मक उद्देश्य। बालकों को दंड देते समय ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। दंड देते समय अध्यापक को किस प्रकार की मुद्रा में रहना चाहिए? तो अध्यापक को गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। किस प्रकार के दंड से सदैव बचना चाहिए? तो कठोर एवं दंडात्मक दंड से। अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले साधन को पुरस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह कथन किसका है? तो ये हॉर्लॉक का है। थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित किस नियम का संबंध पुरस्कार से है? तो यह हो जाएगा थॉर्नडाइक का नियम, तैयार का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला है, प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को पुरस्कार के वर्ग में रखेंगे। विद्यालय में दिए जाने वाले पुरस्कारों के उद्देश्य क्या हैं? तो विद्यालय में दिए जाने वाले पुरस्कार से अनुशासन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार देते समय किन बातों में महत्व देना चाहिए? तो पुरस्कार देते समय महत्वपूर्ण बातें, साधारण कार्यों के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए, केवल अर्जित योग्यताओं के लिए पुरस्कार देना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगला है, वर्तमान सामान्यता के अनुसार दंड को क्या माना जाता है? तो वर्तमान सामान्यता के अनुसार दंड एक सुधारात्मक विधान है। अगला है, दंड से क्या लाभ है? तो त्रुटियों में सुधार, बुरी आदतें छुड़वाने में सहायक, अनुशासन की स्थापना में सहायक। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का अभिप्रेरणा से क्या स्थान है? व्यक्ति को अपने व्यवहार को अग्रसर करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पुरस्कार कैसा साधन है? तो पुरस्कार एक वह साधन है जो पुनर्वलन में सहायक होती है। अगला है, पुरस्कार तथा दंड की क्या आवश्यकता है? तो बालक अपने व्यवहार का परिमार्जन पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से करता है। पुरस्कार से बालक के व्यवहार को पुनर्वलन मिलता है, फलस्वरूप नवीन व्यवहार अर्जन हेतु प्रेरित होता है। वही दंड से अवांछनीय कार्य को त्याग देता है। अगला है, अभिप्रेरणा में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा में दंड भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दंड के कारण ही बालक अवांछित व्यवहारों को त्याग कर वांछित व्यवहार की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है, दंड मुक्त हो बचपन स्पष्ट कीजिए। तो 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे पाठशाला त्यागी न हो। अगला है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? तो पुरस्कृत होने पर क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। दंड कैसा प्रबलक है? तो दंड एक नकारात्मक प्रबलक है। आगे है, पुरस्कार किस रूप में अधिक देना चाहिए? तो पुरस्कार पदक अथवा प्रमाण पत्र के रूप में अधिक देना चाहिए। क्रोध की स्थिति में दंड देने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रोध की स्थिति में दंड देने पर विद्यार्थी अभिप्रेरित होने के स्थान पर पलायन कर जाते हैं। अगला है, पुरस्कार बालक पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो पुरस्कार प्राप्त बालक की निष्पत्ति अधिक होती है।
पुरस्कार से आनंद प्राप्त होता है एवं प्रोत्साहन मिलता है, व्यक्ति को कार्य की अभिप्रेरणा देता है और रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होता है। अगला है दंड से होने वाली हानियाँ क्या हैं? इससे निम्न हानियाँ होती हैं। बालक दंड ग्रहण करने को तैयार हो तो उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। दंड के परिणाम अस्थायी होते हैं। अध्यापक के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न होती है। दंड की कठोरता का कोई माप नहीं है। प्रतिशोध की भावना का विकास, विपरीत प्रभाव पड़ना और संवेगात्मक संतुलन बिगड़ना। अगला है पुरस्कार एवं दंड में क्या समानता है? इसमें समानता है पुरस्कार तथा दंड का उद्देश्य एक ही होता है। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए, कार्य करने के लिए एक मधुर स्मृति जोड़ता है, जबकि दंड एक अवांछित कार्य को रोकने के लिए उसके साथ अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। अगला अध्याय 6वां है अभिवृत्ति। इसमें है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह प्रवृत्तियाँ हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अनुक्रिया करने की एक मानसिक सक्रियता होती है। वास्तव में अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है। किसी भी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में 3 तत्व पाए जाते हैं: संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। पहला है संज्ञानात्मक तत्व। इस तत्व में किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति उनका ज्ञान सम्मिलित रहता है। दूसरा है भावनात्मक तत्व। व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तीसरा है व्यवहारात्मक तत्व। इस तत्व में व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति एक सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार करने की सक्रियता संयोजित होती है। मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार तो अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। नोट में है परीक्षा उपयोगी। अभिवृत्ति सदैव अर्जित होती है। अभिवृत्ति सदैव वातावरण से प्रभावित होती है। अभिवृत्ति मापन का प्रयास मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शिक्षाशास्त्री और प्रशासकगण करते रहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम के सिद्धांत को दिया था। वर्तमान समय में अभिवृत्ति मापन की 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो निम्नवत हैं। पहला है स्केलिंग विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, 3 है अवलोकन विधि। तो पहला है स्केलिंग विधि। स्केलिंग विधि में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की मानदशा की स्थिति को स्केलिंग करके उसकी अभिवृत्ति का मापन करता है। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। प्रशिक्षक परीक्षार्थी के से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उसके अभिवृत्ति का मापन करता है। तीसरा है अवलोकन विधि। प्रशिक्षक मानव के प्रतिदिन की दिनचर्या के आधार पर उनकी व्यवहारिक परिस्थितियों का अवलोकन करके उनकी अभिवृत्ति का मापन करता है। अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या होती है? तो अभिक्षमता से तात्पर्य उस जन्मजात या सहज शक्ति से है जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने में अपनी दक्षता सिद्ध करता है, जो एक जन्मजात या अमूर्त शक्ति है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में अभिक्षमता एप्टीट्यूड कहते हैं। अभिक्षमता व्यक्ति द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में कोई गुण या कौशल सीखने की एक स्वतः जन्मजात या अतः शक्ति है। अगला है जैसे में है
अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए फ्रीमैन ने कहा है कि उन गुणों के संयोग जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं संगठित अनुक्रियाओं के सेट की कौशलता, जैसे कोई भाषा बोलना, गायक बनना, यांत्रिक कार्य करना आदि को प्रशिक्षण के साथ सीखने की क्षमता का पता चलता है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता के मापन। सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिक का मत है कि अभिक्षमता मापन के लिए मानक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मानक परीक्षण के आधार पर अभिक्षमता के मापन को उनकी प्रकृति या स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य अभिक्षमता, 2 है भेदक अभिक्षमता और 3 है विशिष्ट अभिक्षमता। रुचि क्या होती है? तो रुचि एक आंतरिक या जन्मजात प्रेरक शक्ति है। रुचि से तात्पर्य किसी उद्दीपक अर्थात वस्तु, क्रिया आदि के प्रति सुख की अनुभूति होती है। यह भी यथार्थतः सत्य है कि किसी लक्ष्य या कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अभिक्षमता योग्यता के साथ रुचि का होना आवश्यक है। रुचि को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य के प्रति सुख की अनुभूति करना। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने रुचि को निम्न रूप से परिभाषित किया है, जैसे बुद्धि संरचना सिद्धांत के पिता जेपी गिलफोर्ड के शब्दों में रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उनके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। आगे है, यहाँ से आपके ये टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।